नमस्कार। 4C लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज एक नया मुकदमा। यह मुकदमा जो हम लगातार वर्दी खाकी के खिलाफ आपको दिखा रहे हैं, सीबीआई की कार्रवाई किस तरह से दिल्ली पुलिस पर जारी है, और अब जो लेटेस्ट खबर आई है उसमें तो पंजाब पुलिस ने भी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और सिपाहियों को गिरफ्तार करने का काम किया है। तो हमारा यह जो सीरीज़ है खाकी पर वह जारी है, और आज भी मैं एक मुकदमा, चर्चित मुकदमा, जी हाँ चर्चित मुकदमा लेकर आया हूँ। तो हम जैसा कि आपसे कह रहे हैं कि हमारी यह सीरीज़ खाकी पर, खाकी कब कब कैसे कैसे और कहाँ कहाँ दागदार हो रही है, वही जिनके कंधे पर कानून बचाने का जिम्मा है वह कैसे लगातार असफल हो रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर कानून अपना शिकंजा कसता हुआ नज़र आ रहा है। कहते हैं ना, क्या करें जब कानून का रक्षक ही भक्षक हो जाए। तो हमारा आज का यह चर्चित मुकदमा भी उसी खाकी पर है जिसको आप लगातार देख रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि आपको ताज़ा तरीन सूचनाएं मिलती रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का मुकदमा खाकी बनाम जनता। जी हाँ, आपने अमित लोढ़ा बहुत ही चर्चित आईपीएस अफसर रहे हैं बिहार कैडर के, इनका नाम सुना ही होगा। अगर नहीं भी सुना तो वेब सीरीज नेटफ्लिक्स वेब सीरीज पे बिहार डायरीज, खाकी बिहार डायरीज आपने ज़रूर देखा होगा। बहुत ही चर्चित सीरियल है, या नेटफ्लिक्स पे चर्चित एपिसोड है। एक बार आप देखने बैठेंगे तो पूरे सीरियल को बिना देखे आप उठ नहीं सकते हैं। नीरज पांडे साहब ने इसको बनाया है। तो जनाब, ये जो खाकी बिहार डायरी जिस पुस्तक पर यह नेटफ्लिक्स का सीरियल बेस्ड है, उसके राइटर हैं आईपीएस अमित लोढ़ा। यह उनका दूसरा परिचय है। अमित लोढ़ा आईपीएस, अमित लोढ़ा लेखक, प्रोड्यूसर, क्या क्या आप कह सकते हैं। तो यह जो मुकदमा है कि अमित लोढ़ा बिहार में खासे चर्चित रहे, अपराधियों पर नकेल कसने वाले ईमानदार अफसरों में शुमार होते हैं। जनता ने इनकी बड़ी तारीफ की, जहाँ जहाँ भी पोस्टिंग पर गए जयकारे लगे। कहा जाता है कि ये बिल्कुल बेखौफ और निर्भीक आईपीएस अफसर हैं, सुपर कॉप हैं। तो ये सुपर कॉप साहब ऐसा क्या कर बैठे कि कानून का शिकंजा इनके गर्दन तक पहुंच गया है। अब सवाल ये है कि दूसरों के गले में फंदा लगाने वाला यह चांबाज आईपीएस अधिकारी खुद इस फैसले से, खुद इस फंदे से कैसे बचेगा, और इस पर आरोप क्या है, तो हम सब आपको बताएंगे। लेकिन आइए जरा हम यह भी जानें कि आईपीएस अधिकारी की यात्रा कैसे शुरू होती है। ये आईआईटी ग्रेजुएट हैं और आईपीएस की सर्विस 1998 में बिहार कैडर में शेखपुरा जिले से इन्होंने शुरू की, और वहीं इनका मुकाबला होता है उस समय के दुर्दांत अपराधी पिंटू महतो से। पिंटू महतो जिससे पूरी दुनिया, शेखपुरा, बेगूसराय, मुंगेर, आसपास के 8-10 जिले खौफ खाते थे। और यही पिंटू महतो इस खाकी वेब सीरीज में दी बिहार डायरीज चंदन महतो की तरह, चंदन महतो जो कैरेक्टर है वह कैरेक्टर यही पिंटू
महतो का कैरेक्टर है, ये वहीं से आता है। तो जनाब शेखपुरा में इन्होंने बड़ा नाम कमाया, अपने अनुभव लिखे और फिर नीरज पांडे साहब ने इनको अप्रोच किया और इन्होंने इस पे वेब सीरीज बन गई और यहीं से सिलसिला शुरू होता है। एक तरफ तो इनकी टीआरपी बढ़ी, एक तरफ तो इनकी लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन दूसरी तरफ कानूनी परेशानियों का दौर भी शुरू हुआ। नीतीश कुमार की सरकार ने सबसे पहले तो इनको संटिंग पोस्टिंग में डाला। आजकल ये जनाब आईजी क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बिहार पुलिस पटना में पदस्थापित हैं। आईजी क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आप समझ सकते हैं कि एक संटिंग पोस्टिंग है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, इनको संटिंग ही सिर्फ नहीं दी गई बल्कि इनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स बनाने के तहत आरोप के तहत इनके खिलाफ SVU स्पेशल विजिलेंस यूनिट बिहार पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज करके जांच शुरू की। यह एफआईआर दिसंबर 2022 में दर्ज की गई थी। आईपीएस अमित लोढ़ा के बाद आज साल गुजर जाने के बाद भी यह एफआईआर अपनी मंथर गति से आगे बढ़ रही है। यहाँ पे एक सवाल उन तमाम आईपीएस अधिकारियों से मैं पूछना चाहूँगा कि जनाब, जब आप पर बीतती है तो आपको कैसा लगता है? और जब आप यही कार्रवाई एक निर्दोष इंसान के खिलाफ करते हैं तो क्या आपकी आत्मा नहीं जगती? आप किसी भी निर्दोष व्यक्ति को, आप से ज़्यादा आपका एसएचओ, थाना प्रभारी, आपकी पुलिस, फिर उस वक्त आप जिले के कप्तान होते हैं, आप सुपरवाइजिंग अफसर होते हैं, आप क्यों नहीं देखते? क्यों मनमानी होती है? अगर इस सवाल को समझना है तो अपनी ज़िंदगी की दास्तां के अंदर आपको झांक कर देखना पड़ेगा कि आज आप भले पावर में हैं, सत्ता के नशे में मशगूल हैं, लेकिन अगर यह बंदूक, यह कानून की तलवार, यह कानून की धार अगर आपके खिलाफ मुड़ गई तो आपका भी क्या होगा? जिस तरह से ये सैकड़ों लाखों मुस्लिम रोज कोर्ट में धक्के खाते हैं, क्या आपको भी वैसे ही धक्का नहीं खाना पड़ेगा? क्योंकि यह सिस्टम किसी की सगी नहीं है। खैर, आइए इस भाषण और प्रवचन के बाद इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इस देश में व्यवस्था है, चली आ रही है। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप जनता कानून के प्रति जागरूक होंगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। यही काम फोर्सिस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह प्लेटफॉर्म करता है। तो जनाब, एक साल में जब इस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ जांच अपनी मंथर गति से आगे चल रही थी तो मजबूरन इन्होंने पटना उच्च न्यायालय में एक अर्जी डाली जिसमें इन्होंने एफआईआर को क्वैश करने की मांग की। तो ताज़ा खबर यही है कि पटना उच्च न्यायालय ने आईपीएस अमित लोढ़ा को किसी भी तरह का राहत देने से इनकार कर दिया। मसलन इनके खिलाफ जो जांच है वो जारी रहेगी, उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। जो इनके खिलाफ एफआईआर है उसको भी क्वैश करने से पटना एफआईआर ने मना कर दिया। जो सरकारी पक्ष ने इस केस में अपनी पैरवी करते हुए तथ्य कोर्ट के सामने रखे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आरोप लगाया एसवीयू ने कि अमित लोढ़ा साहब ने अपने पोस्टिंग के दरमियान 7 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति अर्जित की है, जबकि इनकी पदस्थापना 1998 से लेकर के 2022 तक अगर कुल इनकम, कुल आय को बिना खर्चे को माइनस किए जोड़ दिया जाए तो भी यह रकम 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नहीं बनती है। एसवीयू ने इनकी पत्नी के अकाउंट में भी पैसे लेने का
आरोप लगाया इस खाकी दी वेब सीरीज के प्रोड्यूसर्स और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। अब आप कहेंगे यहां पर कानून क्या है, यह करप्शन का मामला कैसे बनता है? देखिए, जो कानून है कि एक आईपीएस अफसर अपने पद का इस्तेमाल कॉमर्शियल गेन के लिए नहीं कर सकता। आईपीएस अमित लोढ़ा पर यही आरोप है कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया कॉमर्शियल गेन के लिए, व्यवसायिक लाभ के लिए। कैसे किया? तो जो तर्क है वो यह है कि अमित लोढ़ा न तो कोई जाने माने राइटर हैं, इसलिए ये क्लेम कर सकते हैं कि सर्विस में आने से पहले ही मैं बतौर राइटर स्थापित हो चुका हूं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी चर्चित किताबें आईएएस या आईपीएस के द्वारा लिखी गई हैं, वो सारी किताबें जब वो रिटायर होते हैं तो उनके पास बहुमूल्य खजाना होता है, संस्मरण होता है, लेकिन ये सारी किताबें उनके रिटायर होने के बाद एक्ट में जो प्रोवाइडेड है उसके तहत लिखी जाती हैं। लेकिन अमित लोढ़ा साहब ने सर्विस में रहते हुए न सिर्फ यह किताब लिखी बल्कि उसको उस पर फिल्म बनाने की भी इजाज़त दी, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो कानून के हिसाब से कानूनी जुर्म है। बात यहीं तक नहीं है कि अमित लोढ़ा साहब ने इस फिल्म को, इसको प्रोड्यूस करने के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट में न सूचना दी और ना ही कोई परमिशन लिया। तो यह दूसरा अपराध बनता है। तीसरा अपराध है कि डिस्प्रपोर्शनेट वेल्थ पाया गया है और इन सारे आरोपों के मद्देनज़र अदालत ने फिलहाल अमित लोढ़ा साहब को किसी भी तरह की राहत देने से मना कर दिया है। अगर आप मुझसे बतौर वकील पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि इस फैसले का अर्थ क्या हुआ, तो मैं तो यही कहूँगा कि इस फैसले में थोड़ी बहुत आशा की किरण दिखती है। वह आशा की किरण जजमेंट के उस लाइन में है जिसमें पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह कहा है, आर या पार 6 महीने के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। तो अक्सर यह देखा गया है कि एफआईआर में नामजद होने के बाद व्यक्ति कोर्ट के धक्के खाता रहता है, न तो उसे दोषी करार दिया जाता है न उसे निर्दोष करार दिया जाता है। वही हाल अमित लोढ़ा साहब के साथ हो रहा है। 1 साल तक जांच के नाम पर उनको बिठा के रखा गया है, सेंटिंग में दिया गया है, उनकी दुर्गत हो रही है। दूसरी तरफ पटना हाई कोर्ट ने इसमें तथ्य पाया और उनको किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। राहत इतनी भर है कि 6 महीने के बाद पुलिस को अंततः इसमें चार्जशीट दाखिल करना पड़ेगा, अर्थात या तो जो आरोप उन पे लगे हैं वह साबित करना पड़ेगा या उनको क्लीन चिट देनी पड़ेगी। तो जनाब, यह थी हमारी आज की चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कानूनी नज़रिए से जो अमित लोढ़ा साहब ने तर्क रखा या उनके विद्वान वकीलों ने तर्क रखा न्यायालय के समक्ष, पटना उच्च न्यायालय के समक्ष, वो जिसके आधार पर वो इस एफआईआर को क्वैश कराना चाहते थे, वो 3 महत्वपूर्ण तर्क थे। पहला कि उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, इसलिए इसको रद्द किया जाए। दूसरा, चाहे जो एफआईआर उनके खिलाफ की गई है या अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है वो मालाफाइड है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और तीसरा ग्राउंड उन्होंने यह रखा कि मैंडेटरी परमिशन जो होती है किसी भी सरकारी अधिकारी के ऊपर जब आप कार्रवाई करते हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसकी पूर्वानुमति ली जानी चाहिए। इसलिए इस ग्राउंड पर भी जो अमित लोढ़ा साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज है वह गलत है, इसकी परमिशन नहीं ली गई थी, अतः इसको कैंसिल किया जाए। लेकिन फिलहाल न्यायालय ने इनके तीनों तर्कों को खारिज कर दिया। हमारी सीबीआई पर जो दिल्ली पुलिस की सीरीज है वह जारी है। आप आइए, उस क्लास में जुड़िए, हमारे लिटिगेशन क्लास में,
और समझिए विस्तार से कि आखिर ये सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्या है और सीबीआई किस तरह से लोगों को शिकंजे में कसती है, सबूत जुटाती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, ट्रायल के प्रोसेस से गुजरना होता है और कौन कौन से कानून आते हैं जो केस को पुख्ता करते हैं और अंततः कैसे एक व्यक्ति को सीबीआई राइट फ्रॉम ट्रैप टू कन्विक्शन तक के प्रोसेस तक लेके जाती है। इसमें आईपीसी क्या कहता है, सीआरपीसी क्या कहता है, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा होगी और आपको जानकारी देगी पूरे क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेस का, क्रिमिनल लिटिगेशन का। तो अगर आप भी क्रिमिनल लिटिगेशन में बतौर क्रिमिनल एडवोकेट अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिमिनल लिटिगेशन क्लास से जुड़ना न भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।